अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने जो क्रिएट किया था डेटाबेस में, डेटाबेस क्रिएट किया था और साथ ही हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। जो वर्डप्रेस में हमने जो साइट का नाम रखा था वो साइट था। जब हमने इसको गूगल ब्राउज़र आपने खोल लेना है, यानी गूगल ब्राउज़र पे आप जब जब खोलेंगे गूगल ब्राउज़र को तो ये आपका खुल जाएगा सर्च बार। अब यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश साइट, आपने जो साइट का नाम लिखा था। और इसके जब पहली बार आपने लॉगिन होना है तो साथ आप स्लैश लिखेंगे और WP और -admin, ठीक है, ये आप पहली बार लिखना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे ना तो वो लॉगिन डिटेल मांगेगा कि आपने लॉगिन डिटेल इसमें डाल दें। तो लॉगिन डिटेल में आपने हमने ये पासवर्ड क्रिएट किया था 2 फैक्टर का, और नीचे हमने पासवर्ड जो लगाया हुआ था, ठीक है, वो पासवर्ड नीचे आप लगा देंगे। इसका मतलब है रिमेंबर मी का। अगर आप इसे चेक कर देंगे ना तो ये जो लॉगिन पासवर्ड है ना, ये आपका ब्राउज़र रिमेंबर कर लेगा। यानी आपका जब भी दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो आपको दोबारा से ये पुट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करेंगे तो ये वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा, जहाँ से ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, जहाँ से टोटल आपकी वेबसाइट वो कंट्रोल होती हैं। यानी एक एक चीज़ आपकी कंट्रोल होती है। अगर आप फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ आपको विजेट्स शो होंगे। विजेट्स यानी जितनी भी आप उसमें वर्डप्रेस में थीम और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे या जितना भी सिस्टम इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो आपको वहाँ पे इसकी उसकी इंटीग्रेशन नज़र आएगी, सारा कुछ नज़र आएगा। तो वो उसको आप सेटिंग में जो भी आपको उसका सेटिंग करनी है या उसका डिस्प्ले देखना है तो वो आप देख सकते हैं। अब वो प्लगइन और थीम क्या होते हैं मैं आपको ये डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताऊंगा। अभी हम जो इस लेक्चर में इसकी जो डैशबोर्ड की बेसिक सेटिंग है ना उसको देख रहे हैं। अब मैंने डैशबोर्ड क्लीन किया हुआ था, यानी पहले जब देखें। अब इसको जो ये डैशबोर्ड का जो फ्रंट एंड है ना, ये फ्रंट पेज है ना, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एरो पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी, यानी आप सबको जब मैं चेक करता हूँ ना तो ये आप जब इंस्टॉल करते हैं ना वर्डप्रेस तो शायद आपका ये चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है। इसको मैं अब अनहाइड कर दूंगा, ये आपको चीज़ नज़र आएगी, ठीक है ना, ये वाली सारी चीज़ें। ये उस जो वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल किया था ये उसकी कुछ सेटिंग है। और नीचे आप देखेंगे तो ये एलिमेंटर हमने इंस्टॉल किया है, तो ये एलिमेंटर की कुछ उसकी सारी डैशबोर्ड है, यानी उसकी अपनी कुछ ना कुछ जो डिस्प्ले दिखाना ना, जैसे उसके नई अपडेट में हमने क्या रिलीज़ किया है, यानी उसकी अपनी इंफॉर्मेशन है जो वो शो करवाएगा। ये साइट हेल्थ है, वो अब बताएगी कि आपकी कोई साइट पे कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है या कोई एरर तो नहीं है, तो ये आपको हेल्थ दिखाएगी। तो ये इस तरीके से ना कुछ पर्पज़ है हर जो विजेट का, ठीक है। अगर कोई आपका यूज़फुल है तो आप उसको रहने दें, अगर यूज़फुल नहीं है तो आप यहाँ पे जाके दोबारा इसको अनचेक कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, यानी ये क्लीन हो जाएगा आपका पूरा डैशबोर्ड। आप इस डिपेंड करता है कि आप इसकी किस चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, और इसको जहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा अनहाइड हो जाएगा। तो ये था इसका फ्रंट पेज। अब आगे देखें, ये जो लेफ्ट पे है ना सारी चीज़ें, ये इसका मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू। जैसे ये टर्मिनोलॉजी सारी यूज़ होगी ना, अलग से टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी। जो वर्ड मैं बोलूँगा अब वो वर्ड आपको समझाऊंगा भी, और एक बार उस वर्ड को आप समझ लेंगे ना तो पूरी इंटरनेट में आपको यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, तो वो आप समझ जाएंगे कि क्लाइंट्स जो हैं वो उसकी किस चीज़ की बात कर रहा है। तो आप ये नेविगेटर यानी जो होता है ना नेविगेशन मेन्यू, उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को सर्च आउट करने के लिए जो मेन्यू यूज़ करते हैं ना वो उसका नेविगेशन मेन्यू होता है। लाइक देखें यहाँ पे इसका डैशबोर्ड है, इसकी पूरी मेन्यू में हर चीज़ की अपनी अपनी सेटिंग है। हम सेटिंग्स को डिटेल के साथ आज सीखेंगे कि इस वर्डप्रेस की सेटिंग क्या है, जो बेसिक उसका इंट्रोडक्शन है उसका नेविगेशन मेन्यू का, और उसकी जो बेसिक सेटिंग है वो क्या है। अब ये डैशबोर्ड पे हम हैं तो इसका मतलब है ये सारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है कि जो चीज़ आप शो करवानी है या जो उसका डाटा है, जब हम ई कॉमर्स या वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये भी शो होगा कि हमारी कितनी चीज़ें सेल हुई हैं, कितनी हमारा डाटा जो है वो
मज़ीद ऑर्डर आए हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये डैशबोर्ड ये था। अब ये होम में अपडेट्स नीचे आ रही हैं, ठीक है। ये होम, जब होम पे क्लिक करेंगे ना तो ये अपडेट्स वाला सेक्शन, ये अपडेट वाला नीचे सेक्शन है, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि जो ऑलरेडी जो आपने सोर्सेज यूज़ किए हैं, जैसे प्लगइन है, थीम है, उसमें कुछ अब नई अपडेट आ गई। अपडेट क्या होती है कि जब आप पुराना वर्जन चल रहा होता है ना, तो उसमें कोई ना कोई या कोई नया फीचर ऐड होता है, या फिर ऑलरेडी जो प्रीवियस फीचर है ना वो कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो एरर दे रहा था, और जो उसकी टीम ने ना, किसी ने रिपोर्ट किया या उन्होंने खुद उसको फाइंड आउट किया और उस एरर को दूर करके उन्होंने दोबारा नया वर्जन रिलीज कर दिया। और फिर वो अपडेट दिखाता है कि अब हमारे पास जो आपने चीज़ इंस्टॉल की है ना, चाहे वो थीम है चाहे वो प्लगइन है, तो अब इसकी अपडेट आ गई है। तो आप वो देख लें कि अगर वो अपडेट अपने काम की है आपकी, तो वो आप उस चीज़ को अपडेट कर दें। अगर वो आपके काम की नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा कि ऐसे ही अपडेट करना करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो नया वर्जन आए ना वो आपके वर्डप्रेस या बाकी जो थीम ऑलरेडी या प्लगइन इंस्टॉल है ना उसके साथ कंपैटिबल ना हो। यानी मोस्ट रिकमेंडेड ये चीज़ है कि आप जब अपने थीम या प्लगइन को अपडेट करना है तो उसको जब भी देखना है कि ऑलरेडी जो मेरी वर्किंग चल रही है वो ठीक चल रही है। जब आपकी वेबसाइट वर्किंग बिल्कुल सही कर रही है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी भी प्लगइन या थीम को अपडेट करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम चाहते हैं ना कि हम नया वर्जन यूज़ करें, नया वर्जन यूज़ करें, तो लेकिन ये आपका जो नया वर्जन है ना वो टेस्टेड नहीं है। आपके जितने भी आपने प्लगइन या थीम यूज़ किए हुए हैं ना उन सब के साथ टेस्टेड नहीं होता। जब वो टेस्टेड नहीं है ना तो इसका मतलब है कि वो कहीं भी किसी जगह पे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आप ने यही माइंड में एक स्टैंडर्ड रखना है कि जब उसकी अपडेट आई है तो उसको अपडेट को देखें कि वो अपडेट क्या है। अगर आपके काम की नहीं है तो उसको अपडेट को आप छोड़ दें, ठीक है। या फिर इसको अपडेट करना है तो आप सबसे पहले एक और चीज़ है कि अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लें। जब बैकअप ले लेंगे तो उसको अपडेट कर दें, उसको फिर उसकी परफॉर्मेंस चेक करें, उसकी स्पीड चेक करें, उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करें। अगर सबके साथ बिल्कुल सही वर्क कर रहा हो तो वो फिर जाने दें, उसको चलने दें। अगर नहीं चेक कर रहेगा तो उसको आपने उसकी कर लेना है। जब आप देखें कि ये मेरी कोई भी जो अपडेट है वो मेरे रिलेटेड नहीं है तो इसको आप अपडेट ना करें। तो यानी सिंपली आप बेटर प्रैक्टिस ये है कि जब अगर आपने अपडेट करना है तो आप पहले बैकअप ले लें और अपडेट कर दें। सब जो प्लगइन और थीम्स हैं उसको अपडेट कर दें और उनकी परफॉर्मेंस देखें। अगर वो अच्छा परफॉर्म करें, सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं, स्पीड उसकी चेक कर लें, स्पीड ठीक चल रही है तो उसको जाने दें, ठीक है, उस पर काम करें। अगर वो कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप जो बैकअप लिया हुआ था उसको रिस्टोर कर दें और उसको उसके साथ जाएं, ठीक है। तो ये अपडेट ये बहुत ज़रूरी है। मोस्टली अपडेट यानी जो वेबसाइट ओनर है वो अपडेट कर देते हैं, बाद में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई से वो उसका मसला आ जाता है, ठीक है। वो वेबसाइट ब्रेक करती है या स्पीड परफॉर्मेंस कम कर जाती है। अब अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल में डी रैंक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि गूगल पेनलाइज करेगा अगर वो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, कहीं से ब्रेक है, तो वो आपकी वेबसाइट जो है ना वो आपका जो कंपेटिटर होगा उसको वो बूस्ट करेगा और उसकी जो रैंकिंग है वो फर्स्ट पेज पे हो जाएगी, ठीक है। यानी डी रैंकिंग में जो मेन फैक्टर है ना, इसका मेन फैक्टर इसका जो स्पीड है उसका भी मेन फैक्टर है। होप सो ये आपको अपडेट का क्लियर होगा। तो ये जो नीचे ऑप्शन है ये पोस्ट ऑप्शन है। इसमें जो जितनी भी आपने वेबसाइट में पोस्ट लगाई होती है वो यहाँ से कंट्रोल होती है। अब पोस्ट क्या होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना गूगल पे वो सारी किसी ना किसी ने ब्लॉगर ने ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है, यानी वो पोस्ट लिखी हुई है। अब ब्लॉग पोस्ट ये आपकी ऑनलाइन में ना बहुत टर्मिनोलॉजी यूज होती है। पोस्ट को आर्टिकल भी बोलते हैं, पोस्ट को ब्लॉग पोस्ट भी बोलते हैं, ब्लॉग भी बोलते हैं, पोस्ट भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है। यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने वेबसाइट पे किसी को जो कोई भी चीज़ किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल पे आप अपलोड करते हैं, उसी का नाम है ब्लॉग पोस्ट, उसी का नाम है ब्लॉग, उसी का नाम है आर्टिकल। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है। अब ये कैसे, यानी जो भी ब्लॉगर है, अब ब्लॉगर क्या होता है, जो भी बंदा
अपनी वेबसाइट बनाता है कि वो ये समझता है कि मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो गूगल पे शेयर करनी है, तो वो जो उसका यानी उसके जो प्रोफेशन है उसको ब्लॉगर बोलते हैं, यानी वो ब्लॉगर्स होते हैं जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, जो ब्लॉग्स लिखते हैं। तो वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल पे पोस्ट करते हैं, तो गूगल पे जो भी बंदा है वो उसको पढ़ता है और गूगल उसको क्रेडिट देता है, और गूगल उसको क्रेडिट एडसेंस की शक्ल में देता है या अलग अलग जो मैं आपको बाद में डिटेल के साथ बताऊंगा कि उसके जो अर्निंग सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एडसेंस है या दूसरे इजोइक है या और दूसरी मार्केटिंग कंपनी है वो किस तरीके से आपको अप्रोच करती हैं, या अपने एड्स जो है वो अपनी वेबसाइट पर रन करते हैं, या कोई आपको एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि वो किस तरह काम करती हैं। लेकिन सिंपली आपने समझना है कि ब्लॉग पोस्ट ये चीज़ है कि जो आप इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे लिखेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे सबमिट करेंगे, तो गूगल का यानी एक आपको गूगल में हेल्प करेंगे गूगल को, ताकि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल को दी। आप ऐसे समझ लें कि आप कोई इन्फॉर्मेशन गूगल को सेल आउट कर रहे हैं, तो वो आपको क्रेडिट देगी, आपको यानी अर्निंग देगी उसकी। तो ये ब्लॉग पोस्ट का सारा सीन है। तो ब्लॉग पोस्ट आप कंप्लीट यहाँ से मैनेज करेंगे। यहाँ से जो ऐड न्यू करेंगे ना, तो आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, वो आप नया डेस्ट मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा ना 1 बाय 1। अभी हम इसके जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ रहे हैं। तो ब्लॉग पोस्ट हम यहाँ से ऐड पोस्ट करेंगे, नहीं लिखेंगे, यहाँ से और यहाँ से हम सेम पेज पे चले जाएंगे। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। आप ऑल करेंगे तो ये जितनी भी लिस्ट होगी, जितनी भी ब्लॉग पोस्ट आपने लिखी होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। अब अगर आप ऐड न्यू करेंगे तो आप नई ब्लॉग पोस्ट लिखने पे चले जाएंगे। ये और ये दोनों का सेम फंक्शन है। अब ये कैटेगरी है नीचे इसके ब्लॉग पोस्ट में, आप इसकी पहले कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे आप फर्ज करें आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे लिख रहे हैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर आप कैटेगरी कर लेंगे, लैपटॉप की कैटेगरी, मोबाइल्स की कैटेगरी, ये आपकी ऑडियो प्लेयर की कैटेगरी, वीडियो प्लेयर की कैटेगरी, अलग अलग यानी जितनी भी आपकी कैटेगरीज आप लिखने में आपके माइंड में होंगी उतनी पहले आप कैटेगरी बना सकते हैं, ताकि अब जब भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आए तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, जिसके साथ इंटरेस्ट हो उस कैटेगरी में चला जाए और उसकी वहाँ पे वो सर्च आउट कर सके। यानी जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो आपका बहुत अच्छा हो। जितना इजी यूज़र एक्सपीरियंस होगा तो आपका जो वेबसाइट का एंगेज रेट है वो भी बढ़ेगा और आपकी जो बाउंस रेट है वो कम होगा। ये आपको बाद में बताऊंगा कि ये बाउंस रेट एंगेज रेट क्या है। यानी आपकी जो वेबसाइट पे सिंपली वर्ड में आप बताऊं कि आपकी जो वेबसाइट पे जितना देर कुछ ज़्यादा रुकेगा वो उतना क्रेडिट उसको मिलता है कि इसकी अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि जो उसका गूगल का जो AI सिस्टम है ना, जो गूगल के बॉट्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, यानी गूगल का जो अपना सिस्टम है ना वो अंडरस्टैंड करता है कि कोई भी जो बंदा, ये एक कॉमन सेंस है ना कि कोई भी बंदा किसी वेबसाइट पे अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ अच्छा है, तो तभी जाके उसको क्रेडिट देता है। और जब क्रेडिट मिलता है ना तो आपकी वेबसाइट रैंक होती है। जब रैंक होती है, रैंक का मतलब होता है कि पोजीशन आपकी ऊपर की तरफ आती है। यानी सर्च इंजन में जब कोई वेबसाइट कोई कीवर्ड आपका सर्च करेगा ना तो आपके जो रिलेटेड वेबसाइट कीवर्ड है ना, जो आपने जिस कीवर्ड को कवर किया है या लिखा हुआ है वो फर्स्ट पेज पे शो होगा। तो जब फर्स्ट पेज पे शो होगा तो ट्रैफिक आपको ज़्यादा मिलेगी। अब ट्रैफिक क्या होती है कि विजिटर जो है ना, यानी विजिटर आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो यानी आपके वेबसाइट पे ज़्यादा लोग आएंगे। जब ज़्यादा लोग आएंगे तो आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी। जब ट्रैफिक बढ़ेगी तो आपको उसकी जो क्रेडिट है वो ज़्यादा मिलेगा। यानी ऐसे समझ लें कि जैसे एक दुकान है, एक उस पर 100 गाहक जाता है या कस्टमर्स जाते हैं, तो वो उसकी सेल जितनी होगी, अगर 1000 कस्टमर जाता है तो उसकी सेल ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अगर एक बंदे शॉप पे 100 की निस्बत 1000 जाता है तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली जितनी ट्रैफिक ज़्यादा होगी, जितने लोग ज़्यादा आएंगे, उसकी जो सेल है वो बढ़ेगी, या जो भी पर्पज़ है उसकी वेबसाइट का वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसको क्रेडिट ज़्यादा मिलता है। तो ये कैटेगरी बनानी बहुत ज़रूरी है। टैग्स होते हैं, टैग्स भी एक कैटेगरी की चीज़ें तरह होता है। यानी आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है ना उसको लिख दिया, यानी कैटेगरी नहीं बनाई, तो वेबसाइट में आपने कुछ टैग्स लिख दिए, जैसे कॉमन वर्ड होते हैं ना, तो उस कॉमन वर्ड के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट को, ताकि वो जब आप वो
टैग को लिखे, यानी कोई वर्ड सर्च करे, कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। वो स्पेसिफिक वर्ड जब कोई सर्च करेगा तो आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है ना, जो जिसको आपने ये टैग के साथ लिंक किया होगा, टैग लिखा होगा, तो वो शो होगी। तो यानी ये स्पेसिफिकली आप उसकी टैग दे सकते हैं अलग अलग ब्लॉग पोस्ट को। अब नेक्स्ट में है, देखें ये मीडिया है। मीडिया में ना ये जितनी भी आप मीडिया कंट्रोल करते हैं ना, जैसे आपकी ब्लॉग पोस्ट है, आपकी आप ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस हैं, सारी चीज़ें, यानी ब्लॉग पोस्ट में जो वीडियोस, ब्लॉग पोस्ट हो या अपनी पेज में, यानी सिंपली मैं आपको बताऊं कि जो मीडिया है ना, इसमें आपकी जितना भी डाटा आप अपलोड करते हैं ना, उसमें तस्वीरें हो सकती हैं, इमेजेस जो पिक्चर्स होती हैं, उसमें वीडियोस हो सकती हैं, उसमें ग्राफिक्स हो सकते हैं, उसमें जिप फाइल हो सकती हैं, उसमें जितनी भी आपने ऑडियो वीडियो या ग्राफिक्स या इमेजेस आपने अपलोड करनी है ना, वो यहाँ पे कंट्रोल होंगी, यानी आपके मीडिया लाइब्रेरी में कंट्रोल होंगी। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आप उसको डिलीट कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, इसकी जो एसईओ जब करेंगे ना, तो इसकी आप टैगिंग कर सकते हैं, ऑल टेक्स्ट इसको लगा सकते हैं, यानी आप जो इसको क्लिक करूंगा तो ये सारी सेटिंग आ गई हैं। तो हर वेबसाइट को ना जब एसईओ की पर्पज से हम इसको ऑल टेक्स्ट लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, कैप्शन लिखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो ये सारी कंट्रोल आपका यहाँ पे होगा। मैं आपको ये डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये एसईओ कैसे करते हैं इसकी, और जो वेबसाइट का नाम कैसे लिखते हैं, इसका इमेज का नाम कैसे लिखते हैं, और इसको ऑल टेक्स्ट कौन सी कैसे देते हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। अब ये ऐड न्यू मीडिया और ये ऐड न्यू मीडिया सेम काम करते हैं। आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आप को वो एक डैशबोर्ड पे ले जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगा। जस्ट आप ये चीज़ें सिर्फ समझें कि ये काम कैसे करते हैं। आपको समझ नहीं आएगी तो आप इससे काम नहीं कर सकेंगे। तो जो जितना मीडिया कंट्रोल है आपका यहाँ पे कंट्रोल होगा। नीचे आ जाएंगे, ये जो यहाँ पे ये पेजेस में चले जाएंगे तो ये पेजेस है ना, तो ये अब जो वेबसाइट है पूरी की पूरी पेजेस पे बनती है। जैसे आप का होम पेज है, सर्विस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, ये सारे पेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले जब वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं ना, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके पेजेस ही बनते हैं। तो फिर अलग अलग हर पेज का अलग अलग डिज़ाइन होता है, किस पेज का कितना डिज़ाइन, किस तरह का सेक्शन बनाना है, उसमें कितनी कौन सी इमेज लगानी है, तो फिर डिज़ाइन अलग अलग होगा, ठीक है। फिर हम डिज़ाइन उसके साथ करेंगे कि कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब हमने पेज बनाना है तो पेज हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब ये ऐड न्यू करेंगे और ये ऐड न्यू दोनों का सेम फंक्शन है कि हम जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हम एक और डैशबोर्ड पे ले जाएगा जहाँ पे हम नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। वो हम क्रिएट करके बाद में दिखाऊंगा। ये हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सारी चीज़ों। ये कमेंट्स है, इसका मतलब है जब आप अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स अलाउ करते हैं ना, अपनी ब्लॉग पोस्ट के नीचे या अपनी किसी जगह पे अपने या प्रोडक्ट आप ई कॉमर्स चला रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट पेज होगा, वहाँ पे आप कमेंट्स जो है ना वो अलाउ करते हैं कि कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पे आके ना कमेंट्स दे सकता है। तो जब वो कमेंट्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जितने भी कोई कमेंट्स करेगा ना वो आप यहाँ पे कंट्रोल करेंगे कि फलां बंदे ने कमेंट्स किया है, फलां ने नहीं किया था। अब ये कंट्रोल क्यों होता है कि वहाँ पे जब आप कमेंट्स करते हैं कोई बैड कमेंट भी आपको दे सकता है, कोई गाली निकाल सकता है, कोई किसी प्रोडक्ट का बैड रिव्यू दे सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबमिट होगा, आप वो कमेंट पढ़ेंगे, आप उसको ये अनअप्रूव है, इसको क्लिक करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा। तो जब अप्रूव होगा तो वहाँ पे पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप ट्रैश में कर देंगे या यहाँ पे ट्रैश स्पैम कर देंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे पब्लिश नहीं होगा। ट्रैश में कर देंगे तो तब भी ये डिलीट हो जाएगा, पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा किस तरह काम करता है। जितनी भी जो हमारे कमेंट्स हैं वो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे कि कौन सा कमेंट्स हमने अप्रूव करना है, कौन सा कमेंट्स हमने डिलीट करना है, कौन सा कमेंट हमने वो स्पैम में डालना है। ये सारा चीज़ें हम यहाँ पे कमेंट्स वाले सेक्शन में करेंगे। अब नीचे ये जो ये बटन है ना, ये एलिमेंटर का हमने इसमें ना कुछ प्लगइन इंस्टॉल किए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे इंस्टॉल करने हैं। आप डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि ये कैसे काम करते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। कोई चीज़ भी इस पूरे कोर्स के बाद आपको कोई भी चीज़ होप्स हो पे कोई चीज़ ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि अब मुझे कैसे आप एक प्रोफेशनल लेवल की और वेबसाइट बना सकेंगे और प्रोफेशनल लेवल के आप डिज़ाइनर बनेंगे इंशाल्लाह।
तो ये एलिमेंटर हमने इंस्टॉल किया। इन एलिमेंटर अब क्या है कि एलिमेंटर पेज बिल्डर है, पेज बिल्डर है। अब पेज बिल्डर क्या होते हैं कि अब जो भी वेबसाइट बनाते हैं ना जब भी, तो उसकी एडिटिंग करते हैं। जो एडिटिंग करते हैं ना, जैसे आप कोई तस्वीर बनानी है तो आपने फोटोशॉप खोल लेना है, या कोई तस्वीर और आपने कोई बैनर बनाना है तो आप फोटोशॉप में बना सकते हैं, कोरल ड्रा में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जब एडिटिंग करते हैं तो उसको एक खास सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है। जो वो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपको फैसिलिटी देता है कि उसमें टूल होते हैं कि वो आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या एडिटिंग है वो एडिटिंग कर सकते हैं। अब जो पेज बिल्डर है ना, अब वेबसाइट में जो वर्डप्रेस में पेज बिल्डर का काम भी एडिटिंग का काम है। जितने भी पेज बिल्डर है ना, वो हमें फैसिलिटी देते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के जो पेजेस हैं उसको वो एडिट कर सकें अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम जो पेजेस हैं उनको एडिट कर सकते हैं। अब जो पेज बिल्डर है वो अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग कंपनीज के हैं। जैसे डीवी का पेज बिल्डर है, एलिमेंटर का पेज बिल्डर है, उसका WP बेकरी है। ये 3-4 और पेज बिल्डर ऐसे हैं जो फेमस हैं। तो सबसे जो फेमस है वो एलिमेंटर है, इजी टू यूज़ है। तकरीबन इसकी जो फ्री जो इसकी एक्सेस है ना, यानी जो भी मोस्टली जो प्लगइन और थीम है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है, यानी एक फ्री कैटेगरी में है और एक प्रीमियम कैटेगरी में है। जो भी कंपनी जो भी चीज़ बनाती है ना, वो उसका हाफ पोर्शन फ्री में दे देती है ताकि लोग हैबिचुअल हों, लोगों को पता चले कि ये चीज़ यूज़ कैसे होती है। अगर उसकी फिर रिक्वायरमेंट बढ़ती है या उसकी ज़रूरत बढ़ती है या किसी खास फंक्शन के लिए वो उसको खास फंक्शन चाहिए, तो वो उसकी जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसको वो ले लेता है, यानी वो परचेज कर लेता है उसका प्रीमियम वर्जन। तो उसकी जो जितने भी फीचर हैं वो अनलॉक हो जाते हैं, वो फीचर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। मैं आपको वो बताऊंगा कि एलिमेंटर के साथ हम प्रो कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी चीज़ें इसके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है ना, वो हमने एलिमेंटर का पहले हमने सीखना है कि एलिमेंटर के साथ हम काम कैसे करते हैं। हमने वो पेज बिल्डर इंस्टॉल कर लिया कि अब यानी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो पेज बिल्डर है ना, यानी अपनी वेबसाइट के लिए वो यूज़ करना है एलिमेंटर। तो इसलिए मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल जब किया था ना प्लगइन में, मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वो हमें यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो गया है। ये उसके सारे इंटरनल फंक्शंस हैं सिर्फ एलिमेंटर के। जब इसके ऊपर हावर करें, हावर का मतलब होता है ऊपर जाके माउस को लेके जाएं सिर्फ, तो जब ये सारे उसके फंक्शन हैं वो हमें अपीयर हो जाएंगे। इसके नीचे ये टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स एलिमेंटर का ही फंक्शन है, यानी आपने जो भी टेम्पलेट्स बनाए हैं, अब टेम्पलेट्स को यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं कि टेम्पलेट्स आप सेव कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को रीयूज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को आप कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो टेम्पलेट्स क्या होता है, ये आप कुछ डिज़ाइन बनाया डिज़ाइन यहाँ पर रखते हैं या कोई अपना डिज़ाइन बना के सेव कर लेते हैं, तो वो आपका टेम्पलेट बन जाएगा, यानी वो नमूना बन जाएगा, एक आपका सैंपल बन जाएगा जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो ये दोनों फंक्शन जब मैंने एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल किया था तो ये दोनों जो फंक्शन है ये अपीयर हुए हैं, ये पहले अपीयर नहीं हुए थे। ये नीचे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ये एक थीम है, ऊपर वाले ये दोनों प्लगइन है या थीम है। मैं आपको प्लगइन और थीम के बारे में डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत डिटेल के साथ टॉपिक है कि प्लगइन क्या होते हैं और थीम क्या होते हैं, क्योंकि इनको अलग से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझेंगे नहीं तो आपको आइडिया नहीं होगा कि मुझे प्लगइन में जाना है या मुझे थीम में जाना है, और मुझे प्लगइन कौन सा लेना है और थीम कौन सा परचेज करना है, यानी या परचेज करना है या यूज़ करना है। हो सकता है आपका जो फंक्शन है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फ्री थीम में या फ्री प्लगइन के साथ हो जाए। तो इसलिए आपको ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन चीज़ों को डिटेल के साथ समझेंगे नहीं, तब तक आप को सही आइडिया नहीं होगा कि मुझे कौन सा थीम चूज़ करना है। तो मैंने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल किया है, मैं आपको डिटेल के साथ अब इंस्टॉल करना भी बताऊंगा कि वो कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये जो विजेट है, यानी ये जो ऑप्शन है या ये जो मेन्यू है, ये जो एलिमेंट है, ये शो होना स्टार्ट हो गया है अब एक्स्ट्रा के नाम से। इसकी अलग से अपनी सेटिंग है कि आपने किस तरह सेटिंग करनी है, ठीक है। यानी ये दोनों चीज़ें, और ये जब हमने प्लगइन और थीम को इंस्टॉल किया तो ये दोनों अपीयर हुई हैं। नीचे ये देखें, ये है अपीयरेंस।
अब ये ने मैंने जो थीम इंस्टॉल किया था ना, ये उसकी ही अपीयरेंस का में ऑप्शन आ जाए कि ये थीम्स हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा मल्टीपल थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये थीम्स को मैनेज हम कैसे करना है कि कौन सा इंस्टॉल करना है, कौन सा डिलीट करना है, कौन सा हमें थीम को चूज़ करना है, कौन सा हमें रिजर्व चाइल्ड थीम कौन सा इंस्टॉल करना है, तो ये हम यहाँ चीज़ें सारी ना मैनेज करेंगे ये अपीयरेंस में। अब अपीयरेंस में ही ना ये कस्टमाइजेशन है, ये थीम की ही कस्टमाइजेशन है, यानी हमें ये बैकएंड पे लेके चला जाएगा और उसकी ये थीम जो भी हमने थीम इंस्टॉल किया होगा उसको हम कस्टमाइज कर सकेंगे अपने तरीके से। अब कस्टमाइजेशन क्या होती है? कस्टमाइज का मतलब है मोल्ड करना, एडिट करना, मॉडिफाई करना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इसको कस्टमाइजेशन कहते हैं, यानी कस्टमाइज करना। अब पेज बिल्डर भी हमने इंस्टॉल किया था, कुछ चीज़ें हम पेज बिल्डर से सेट कर लेंगे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, और कुछ चीज़ें हम कस्टमाइजेशन में जाके जो जो थीम की बिल्ट इन चीज़ें होती हैं उसको हम एडिट करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो ये विजेट्स हैं। हम जो विजेट्स क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं ना किसी थीम के भी या किसी प्लगइन्स के भी, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसको विजेट्स बोलते हैं। वो हम उसको मैनेज करेंगे विजेट्स में जाके कि हमने वो सर्च का विजेट्स कहाँ पे लगाना है, हमें साइड बार का विजेट्स कहाँ पे लगाना है, हमें मेन्यू का विजेट्स कहाँ पे लगाना है। ये सारे छोटे छोटे फंक्शन है ना, ये थीम के अपने फंक्शन है, ये उसको हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं विजेट्स में जाके। अब इसी में ही ये अपीयरेंस और इसी में ये मेन्यू है। अब मेन्यू क्या होता है? किसी वेबसाइट का जो टॉप बार होती है ना वो उसका मेन्यू होता है, यानी अब उसके जो पेजेस होते हैं जैसे होम पेज है, सर्विस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, ये सारे जो उसकी वेबसाइट के टॉप पे होते हैं ना ये उसके मेन्यूज़ होते हैं। अब मेन्यूज़ अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, यानी एक फुटर में मेन्यू होता है, आपने वो पेजेस वगैरह लिखने हैं, यानी कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो वो आपकी टॉप बार में होंगे। वेबसाइट के टॉप बार का मतलब होता है कि यानी जो आपकी हेडर है ना, जब भी वेबसाइट खोले तो टॉप पे आपके पेजेस का नाम हो, उसको प्राइमरी मेन्यू में बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी मेन्यू है या फुटर मेन्यू है, नाम आप जब अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि हर मेन्यू को अपने अपने तरीके से नाम दे सकते हैं। तो जो प्राइमरी मेन्यू है वो टॉप पे शो होगा और सेकेंडरी मेन्यू का हम नाम दे सकते हो, कहीं भी शो करवा सकते हैं, फुटर पे शो करवा सकते हैं, किसी और जगह पे भी शो करवा सकते हैं। तो ये मेन्यू को हम यहाँ से मैनेज करेंगे। ये थीम एडिटर की ऑप्शन है, यानी अगर आप ये, क्योंकि ये प्लगइन और थीम सारे कोडिंग ही बनी, इसके बैकएंड पे कोडिंग ही है, यानी HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही है। तो अगर आपने कोडर की आपको ऑलरेडी कुछ आइडिया है कि वो काम कैसे करते हैं, तो आप कोड एडिटर में जाके उन कोड्स को, जो कोड लिखे होते हैं थीम्स और प्लगइन के, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये थीम ये मतलब ये तकरीबन बहुत कम लोग हैं जो कोडिंग वगैरह जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोडेड है ये सारा सिस्टम। तो अगर आपकी कोडिंग उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट ब्रेक हो सकती है, या आपकी जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए ये मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप इन चीज़ों को ना छेड़ें। जो ये थीम एडिटर की जो कोडिंग है इसमें जाके आप खुद ना छेड़ें, या आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो, यानी वो ऑलरेडी जो कोडिंग हुई है वो कैसी हुई है, उसका क्या पर्पज़ है, आपके लिए कौन सी सूटेबल है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ये नीचे ये प्लगइन है जो मैंने आपको बताया था कि ये प्लगइन और थीम को हम टेम्पलेट्स को हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये प्लगइन को, तो हम वो प्लगइन हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप खुल जाएगा नया पेज। ये देखें, ये एलिमेंटर को मैंने इंस्टॉल किया था जिसकी वजह से ये दोनों शो हो रहे हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल किया है। अब इसको मैं ये न्यू कर दूंगा और यह मैं न्यू कर दूंगा, दोनों मुझे एक और पेज पे लेके चले जाएंगे। अब देखिए इसकी अपडेट आ गई है, क्योंकि हम नई वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें हमारा कुछ ब्रेक नहीं होगा, तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें वो जो नया वर्जन है उसमें ये वो बता रहा है कि नहीं कुछ किसी वजह से इंटरनेट का कनेक्शन ऑफ किया हुआ है, ये इस वजह से नहीं अपडेट हुआ। अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन ऑन करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो जब ये खोलेंगे ना, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो ऑनलाइन ले जाएगा। मैं अभी इंटरनेट ऑन नहीं है, मैं क्योंकि जब इंस्टॉल करूँगा तो डिटेल के साथ बताऊँगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में आपको मैं सारी सेटिंग डिटेल के साथ बता रहा हूँ। अगर फंक्शन हर जो मेन्यू का जो हर इसमें फंक्शन है वो डिटेल के साथ में आपको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना तो ये ऐड न्यू पे लेके जाएंगे तो ये हमें ऑनलाइन डायरेक्टरी में लेके चला जाएगा। अब डायरेक्टरी क्या होती है?
कि वो वर्डप्रेस की एक अपनी लाइब्रेरी है, एक अपनी उसकी एसेट्स हैं अपने, वो वहाँ पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में प्लगइन पड़े हुए हैं फ्री में। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आप जब क्लिक करेंगे तो वो पूरी आपकी डायरेक्टरी, उसकी जो वर्डप्रेस की अपनी डायरेक्टरी है वहाँ पे लेके चला जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से वो जो प्लगइन है उसको सर्च आउट करेंगे और उसको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपको चाहिए होगा, उसको आप वहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो आपके वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। यानी टोटल जो फंक्शन है, टोटल जो काम है, वो आपको यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे फिर मैनेज कर सकते हैं, यानी उनको डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी, आपके वर्डप्रेस पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें, ये उसी तरीके से ऐड न्यू थीम करेंगे या ये ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, सॉरी ये प्लगइन है और ये ऐड न्यू प्लगइन, और ये भी, ये दोनों आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे ले जाएंगे, वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में ले जाएंगे, वहाँ से जहाँ से आप कोई भी, जैसे आप मोबाइल पे प्ले स्टोर पे चले जाते हो ना, तो आपके लिए ऐप्स अवेलेबल होती हैं। जिस ऐप्स को मर्जी, जो भी आपको ऐप चाहिए हो, वहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपको जो प्लगइन है वो वो डायरेक्टरी में लेके चला जाएगा। अब जो भी आपको थीम चाहिए हो, वो आप प्लगइन चाहिए वो इंस्टॉल कर सकते हैं। थीम का भी बिल्कुल यही सीन है। अब जब आप थीम में जाएंगे ना, तो ये डैशबोर्ड में जाएंगे तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ साथ ही। बिल्कुल सेम प्लगइन और थीम की सेम फंक्शन तरीक़ेकार है इसको एक्टिवेट करने का। जब ऐसे हम ये भी डैशबोर्ड में चले जाएंगे ना, तो आपको ये ले जाएगा एक इसी तरीका डैशबोर्ड है जहाँ पे आपके थीम इंस्टॉल है। एक्स्ट्रा हमने इंस्टॉल किया हुआ है जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो हमें एक्टिवेट शो होगा। बाकी उसमें कोई भी थीम मैंने शायद नहीं रखा हुआ, डिलीट कर दिए हैं सारे। तो अच्छा, ये आपको इस तरीके से शो होगा जो थीम है, प्लगइन का डैशबोर्ड है। जो थीम है, जब हम वो इंस्टॉल करेंगे तो वो भी आपको इस तरीके से अपीयर होगा। वो अब टाइम ले रहा है थोड़ा अपलोड होने में। अच्छा, तो वो भी जब हम ऐड न्यू करेंगे वहाँ भी थीम, तो वो भी आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे लेकर चलाएगा, यानी वर्डप्रेस की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ले जाएगा। तो वो भी वहाँ पे भी थीम अपलोडेड है, यानी आपको वो भी हज़ारों की तादाद में थीम पड़े होंगे, प्लगइन भी पड़े होंगे और थीम भी पड़े होंगे। यानी प्लगइन आपको इस डायरेक्टरी में मिल जाएंगे, थीम आपको वो थीम वाली डायरेक्टरी में मिल जाएंगे। तो जब आपको जो भी थीम आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी थीम आपको ज़रूरी होगा, वो थीम आप वहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे और उस थीम को अब लेके चलेंगे कस्टमाइजेशन में। अब थीम को देखने के लिए आपको ये अलग से एक मैं पूरा टॉपिक है वो आपको समझाऊंगा कि वो कैसे आपने थीम को चूज़ करना है कि कौन सा थीम मेरे लिए सही है या कौन सा नहीं है। क्योंकि उसमें जो मेजर फैक्टर है वो ये देखना है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है, जो थीम में ऐसा फंक्शन है, वो आपको फंक्शन चाहिए, तो आप वो थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपने चंद चीज़ें ज़रूरी देखनी है कि वो थीम लाइट वेट हो, उसकी स्पीड अच्छी रहे और आपकी वो लेटेस्ट वर्जन हो, यानी वो अपडेटेड हो। ये ना हो कि अब 2014 में 24 में हम अगर ये कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो अपडेटेड है। देखें, ये कुछ ना कुछ एरर शो करवा रहा है, इसके जैम के जो सर्वर है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं। तो अच्छा, ये प्लगइन में हम इंस्टॉल करते हैं, ऐड न्यू करेंगे तो इस तरह ये प्लगइन को हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। ये यूज़र्स हैं, ये यूज़र हम यहाँ पे मैनेज करेंगे, यानी कोई भी यूज़र हम ऐड करवाना है, यानी कोई नया यूज़र ऐड करवाना है या यानी किसी को आपने एक्सेस देनी है तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यानी कोई नया यूज़र, कितने यूज़र, देखें ऑलरेडी मेरा एक ही यूज़र है तो ये हमने इसमें ऐड किया हुआ है। अब वापस आ जाते हैं तो देखिए ये सारे यूज़र ऐड कर देते हैं हम। तो और दूसरा ये जितने भी ऑल यूज़र हैं वो हम यहाँ पे, ये ऑल यूज़र हमारे सारे यूज़र हैं, ठीक है। एक ही क्योंकि यूज़र है इसमें और बाकी इसमें यूज़र नहीं है, इसलिए फिर हमें एक ही शो हो रहा है। इसमें हम नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, हम किसी को एक्सेस देना चाह रहे हैं वेबसाइट को,
तो हम नया यूज़र ऐड यहाँ से करेंगे और उसको लिमिटेड एक्सेस देंगे ताकि वो आपकी जो बाकी चीज़ें उसको साथ छेड़ ना कर सके, इसलिए आप उसको एक्सेस देंगे। इसी तरीके से हम यूज़र को, सारे यूज़र को हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। अब ये टूल्स है, ये टूल्स में कुछ ये ऑलरेडी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कुछ डाटा इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। ये साइट हेल्थ दिखा रहा है कि साइट की हेल्थ कितनी कैसी है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो हम ये टूल्स में जाके हम मैनेज कर सकते हैं। ये सेटिंग है, जब भी हमने वर्डप्रेस से इंस्टॉल करना है तो ये उसकी जो सेटिंग है, सेटिंग बेसिक सेटिंग हम यहाँ पे साइट का नाम है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ से ये आपका URL है जो आपने लोकल होस्ट साइट लिखते हैं, ये URL है। यहाँ पे आपने जो जिस ईमेल के थ्रू आपने ये बनाया था वो ईमेल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक, ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये उसकी ये राइटिंग है, ये जनरल सेटिंग है। आप देखें यहाँ पे ये डाटा फॉर्मेट है, यानी आपने डेट फॉर्मेट है, यानी आपने जो जिस तरह आप चाह रहे हैं कि मुझे जब भी ब्लॉग पोस्ट में ऐड करूं या जब भी पेज ऐड करूं तो मुझे जो उसके साथ डेट शो वो किस तरह की हो, ये आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये टाइम का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। और आप ये बता रहे हैं कि जो यानी आपका जो वीकेंड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मोस्टली ऑलमोस्ट हमारा जो वीकेंड है वो मंडे से स्टार्ट होता है। आज से कुछ टाइम पहले हमारा जब वो जो टाइम था वो जुम्मे से स्टार्ट होता था जो पाकिस्तान में, यानी जुम्मा हफ्ता जो पहला दिन होता था इतवार सवार, क्योंकि फिर इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होगी, यानी वर्ल्ड वाइड फिर क्योंकि अब जब इंटरनेट आ गया वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी सारी चीज़ें, तो फिर इंटरनेशनली जो टाइम है वो ऑलमोस्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए ना अब पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है वो मंडे से स्टार्ट होता है। इसलिए कि ना अलग अलग कल्चर का टाइम हो सकता था, यानी पहले किसी का किसी दिन से स्टार्ट होता था, किसी का किसी दिन से, यानी हमारा जो पहला दिन है, यानी जुम्मे की छुट्टी है, हफ्ते वाला दिन काम स्टार्ट होना है, तो इस तरह ये उसका मतलब है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मंडे ही से आपका वो फर्स्ट डे है, वीकेंड स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये मंडे ही ज़रूरी है। तो ये आप दूसरी राइटिंग है, इसमें जितनी भी आपने क्लिक करेंगे तो आप के राइटिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं ना, ये तक ऑलमोस्ट वही है। यानी आपने जो ब्लॉग पोस्ट लिखी है, जो उसमें कुछ कैटेगरी क्रिएट की हैं, जो ऑलरेडी अगर कैटेगरी कोई क्रिएट नहीं की हुई तो वो अनकैटेगराइज में चला जाएगा। तो ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, ये बेस्ट है, इसको आप रहने दें, इसको छोड़े ना, क्योंकि ऑलरेडी इसने कुछ सेटिंग क्रिएट की हुई है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी कि हम इसको चेंज करें। हाँ, रीडिंग में जाएंगे जब, तो रीडिंग में कुछ हम पेज चेंज करेंगे। यहाँ पे जो फ्रंट पेज पे हमने जो कौन सा पेज दिखाना है और ब्लॉग पोस्ट को हमने कौन सा पेज असाइन करना है, तो हम यहाँ पे उसको कर सकते हैं। लेकिन अब हमने ना कोई पेज क्रिएट किया हुआ है, ना कोई हमें ब्लॉग पोस्ट क्रिएट की हुई है, तो वो हमें अब कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे। ये चीज़ें हम बाद में भी सेटिंग करेंगे। अब मेन ये कुछ भी नहीं यहाँ से सेटिंग करनी है, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही बेस्ट सेटिंग है। तो ये वैसे कुछ चीज़ें हैं जो ये एक मेन चीज़ ये है इसमें परमानेंट लिंक का। अब परमानेंट लिंक क्या है कि आपकी जो वेबसाइट होती है ना, तो ये ऊपर जो होता है ना, ये लिंक, इसको लिंक बोलते हैं। लिंक होता है कि अब जब कोई भी लिंक पे क्लिक करेगा तो वो आपको उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पे ये आपको लिंक ये रीडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिंक मैनेज करते हैं कि आपको लिंक का जो अपीयरेंस है वो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि हमें एसईओ के लिए वेबसाइट को ज़रूर यूज़ करना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है ना, वो एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी आप की वेबसाइट बनाने का मतलब है कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक करे। तो गूगल पे रैंक करने के लिए जो बेस्ट स्ट्रक्चर है ना परमानेंट लिंक्स का, वो ये वाला है, पोस्ट नेम, यानी आपका जो सीक्वेंस के साथ है, जो एड्रेस है वो सीक्वेंस के साथ आएगा। यानी अब देखें ना, कोई ये कहे कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो फ़र्ज़ करें आप लाहौर में किसी पाकिस्तान लाहौर में किसी यानी महल्ले में होते हैं, तो आप यानी महल्ले में या किसी टाउन में होते हैं, जैसे आपको कह के पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर, मॉडल टाउन, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, यानी पाकिस्तान में जाएगा, फिर पंजाब में, फिर मॉडल टाउन में, फिर हाउस नंबर जो भी आपका होगा वो डायरेक्ट हाउस नंबर पे डायरेक्ट चला जाएगा। ये एक सीक्वेंस है। अगर आपको पहले बताया जाए कि कोई भी चीज़ पहले एक चीज़ मिसिंग हो, फर्ज करे वो क्या हाउस नंबर कोई भी,
और मॉडल टाउन, तो आप मिसिंग आप क्या हो, वो आपका जो यानी सिटी मिस हो, तो वो आपको फिर वो ढूंढना पड़ेगा कि वो अब मॉडल टाउन तो है लेकिन वो है किस सिटी में। तो इसलिए ना ये प्रॉब्लम होती है सर्च इंजन को इसी तरीके से ही कि अगर वो सीक्वेंस नहीं है ना, सीक्वेंस के साथ आप कोई पेज का लिंक नहीं देते या उसकी डायरेक्शन नहीं देते, तो वो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करके सिर्फ सेव कर देंगे, ताकि आपका जो भी लिंक बने, नया URL बने, वो आपका एक सीक्वेंस के साथ बने, ताकि वो जो सर्च इंजन है उसको समझने में मुश्किलात ना हो। तो ये ही है इसकी पूरी सेटिंग है। ये सेटिंग होप कि आपको डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। तो हम अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें 1 बाय 1 चीज़ों को लेकर चलेंगे और साथ साथ डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे कि वो हम किस तरीके से लेकर चलते हैं। तो होप्स हो कि आपको जो बेसिक सेटिंग है उसकी समझ आ गई होगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये समझनी बहुत ज़रूरी थी, ताकि वो हम समझेंगे नहीं तो जो भी फंक्शन आपको ज़रूरत होगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे अब कहाँ पे जाना है और क्या काम करना है।